सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर अंडर इनकम टैक्स, और हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। तो दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन बताया था कि भाई प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं और दोस्तों असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर आखिर में क्या है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिसमें आप इनकम को अर्न कर रहे हो। तो जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है, राइट। और जिस प्रीवियस ईयर में हमने इनकम को कमाया है उस पर जब हमको टैक्स देना होता है, जब हमको उसका रिटर्न फाइल करना होता है, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। और हमेशा असेसमेंट जो ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर के बाद में आता है। अच्छा, दोनों ही अप्रैल से मार्च तक होते हैं, प्रीवियस ईयर बोलो चाहे असेसमेंट ईयर बोलो। प्रीवियस ईयर जो होता है इट मे बी लेस देन 12 मंथ्स। दोस्तों प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है। ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि प्रीवियस ईयर मे बी लेस देन, प्रीवियस ईयर जो होगा वो कम का भी हो सकता है। वो प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम इसलिए हो सकता है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर हम पहली बार बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो जिस दिन हम अपने बिजनेस या प्रोफेशन को स्टार्ट करेंगे वही प्रीवियस ईयर का पहला दिन माना जाएगा। दोस्तों उसे ही हम प्रीवियस ईयर का पहला दिन बोलते हैं, राइट। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, राइट। अच्छा जी, तो हाँ असेसमेंट ईयर हमेशा बाद वाला ईयर होगा। तो आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर 23-24 का इनकम आपको निकालना पड़ेगा। मतलब असेसमेंट ईयर बोले तो 24-25, तो जो भी आप कमाओगे प्रीवियस ईयर 23-24 में उसका जो असेसमेंट होगा, उसका जो रिटर्न फाइल होगा, वो सारे काम असेसमेंट ईयर 2024 और 2025 में होंगे, राइट। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अच्छा दोस्तों, कल हम डिस्कस कर दिए थे लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था और टाइम हमारा खत्म हो गया था भाई। व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन। इनकम टैक्स में जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन क्या है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम हमेशा असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस माय डियर फ्रेंड। ये जो जनरल रूल है इसके कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, और वो एक्सेप्शन क्या है। वो एक्सेप्शन ये है कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम होगी वो प्रीवियस ईयर में ही असेस हो जाएगी, वहीं पर वो टैक्सेबल हो जाएगी। प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आपको असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कौन कौन सी इनकम आती है। पहला नाम आता है भाई साहब शिपिंग बिजनेस का। तो आज मैं वो सारे केस आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाने वाला हूं। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 172। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि भाई प्रीवियस ईयर में जो कमाया है वो हमारा प्रीवियस ईयर में ही असेस हो जाएगा। मतलब उसके लिए असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं किया जाएगा। इसके पीछे लॉजिक इतना सा है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है, ये कुछ ऐसे केसेस आपको बताए गए हैं जहां पर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति टैक्स नहीं देगा, तो ऐसे में भाई जिस प्रीवियस ईयर में वो इनकम को कमा रहा है उसी ईयर में टैक्स ले लो। और इसमें सबसे पहला जो नाम निकल कर आता है वो है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, और इसका सेक्शन है 172। इसमें यह लिखा है कि वेयर अ शिप, पहले मैं एक बार आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़कर सुना देता हूं। वेयर अ शिप बिलोंगिंग टू और चार्टेड बाय नॉन रेजिडेंट, कोई भी शिप अगर बिलोंग करती है, कोई भी शिप अगर बिलोंग करती है बाई अ नॉन रेजिडेंट कैरी पैसेंजर, ओहो, कैरी पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल और गुड्स, ship at a port in India, the ship is allowed to leave
द पोर्ट ओनली व्हेन द टैक्स हैज बीन पेड और सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट हैव बीन मेड। मैं समझाता हूं जी बात क्या है। कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट समझते हो, रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम पढ़ेंगे चैप्टर उसमें आएगा नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मान लो जी कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, है ना, और वो पर्सन क्या करता है, वो इंडिया में शिप के अंदर बहुत सारे लोगों को बैठाकर ले जाता है, बहुत सारे लोगों को, पैसेंजर को, लाइव स्टॉक को। लाइव स्टॉक समझते हो, जो भी जैसे काऊ है, डॉगी है, लाइव स्टॉक है ना, जैसे मेल्स हो गई, चिट्ठी पत्री हो गई, गुड्स हो गया, तो वो इंडिया के पोर्ट से लेकर जाता है और इंडिया के किसी बाहर के पोर्ट पर ले जाकर उनको छोड़ देता है। जैसे यूएसए के पोर्ट पर ले जाकर छोड़ देता है, वहां यूएसए के पोर्ट से बिठाकर लाता है और दोस्तों इंडिया के पोर्ट पर लाकर छोड़ देता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको हम लोग नॉन रेजिडेंट बोलते हैं, ये अगर इस तरीके से काम करते हैं तो मुझे इतना सा बता दो, ये लोग इनकम कहां से कमा रहे हैं? सर ये लोग इनकम इंडिया से कमा रहे हैं। तो भाई जब ये लोग इंडिया से इनकम कमा रहे हैं तो इंडिया की सरकार टैक्स मांगेगी ना। लेकिन सरकार को एक डर है, मान लो जी वो यहां से शिप के अंदर बहुत सारे लोगों को बैठाकर ले गया, मतलब उसका शिपिंग बिजनेस है। नॉन रेजिडेंट का अगर मान लीजिए कोई शिपिंग बिजनेस है और वो यहां से लोगों को बैठाकर ले गया, उनसे फ्रेट चार्ज कर लिया, तो सरकार को ये डर है कि भाई पता नहीं बाद में लौट कर आएगा या नहीं आएगा। तो सरकार ने बोला कि हे नॉन रेजिडेंट, तुम पता नहीं बाद में लौट कर आओगे या नहीं आओगे, तुम ऐसे करो, तुमने जो इनकम कमाई है, जो फ्रेट तुमने कमाया है, उसका टैक्स तुम अभी दे दो। कि सरकार मैं आ जाऊंगा, कि नहीं नहीं तुम नहीं आओगे, तो सरकार उससे कह रही है अभी दे दे टैक्स, अभी चाहिए टैक्स। अच्छा, लॉ के अंदर एक सेक्शन है, वहां पर क्या होता है कि जितना फ्रेट कमाया जाता है, मान लो उसने 1 करोड़ का फ्रेट कमाया, तो 1 करोड़ पर 7.5%, मतलब ये हो जाता है जी 7.5 लाख रुपए। इसको दोस्तों इनकम मान लिया जाता है। डीम्ड का मतलब होता है इतना अमाउंट इनकम में जोड़ देते हैं। मतलब क्या है जी, ये जो इनकम टैक्स है ना, इसमें कुछ जगह पर परसेंटेज फिक्स हैं। अब आपका खर्चा कम हो ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, डजेंट मैटर। वो ये कह रहे हैं भाई तूने जितना किराया कमाया है तो तेरे खर्चे भी हुए हैं, अब तेरा खर्चा ज्यादा है कम है डजेंट मैटर, जितना तेरा फ्रेट है, जितना तेरा किराया है, उसके 7.5% को प्रॉफिट मान लिया जाएगा। तो 1 करोड़ का अगर मैं 7.5% निकालता हूं तो दोस्तों ये हमारा सीधा सीधा 7.5 लाख रुपए निकल कर आता है। तो बोले ऐसा करते हैं जी, 7.5 लाख रुपए को तुम्हारी इनकम में जोड़ दिया जाएगा 7,50,000 को, और तुम्हारे लिए सरकार वेट नहीं करेगी कि तुम्हारा असेसमेंट ईयर कब आएगा ना। तुमने अगर कोई भी इनकम अर्न करी है, सपोज करो 23-24 तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, तो तुम्हें इसका जो टैक्स भरना है, जो रिटर्न फाइल करनी है, जितने भी काम करने हैं, वो सब तुमको 23-24 में ही करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाए हो तो प्रीवियस ईयर में ही तुमको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा जो असेसमेंट होगा वो सेम प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगा। मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 का जो वेट है ना वो नहीं किया जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में ही तुम्हारे को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पहला एक्सेप्शन याद रखना, छोटा मोटा क्वेश्चन बनकर आ सकता है, नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस। अच्छा, जो भी नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस होता है ये सेक्शन 172 में कवर होता है। दोस्तों इसका जो कवरेज है वो कौन से सेक्शन में होता है? 172 में। इसे हम सेक्शन 172 में कवर करते हैं। तो आई थिंक दोस्तों बात बहुत जोर से आपको समझ में आई होगी। सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट होता है पर्सन लिविंग इंडिया, सेक्शन 174। चलो जी सेक्शन 174 की बात करते हैं, पर्सन लिविंग इंडिया की। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भारत छोड़कर जा रहा है, सेक्शन 174 भारत छोड़कर जा रहा है।
मान लो जी हमारा प्रीवियस ईयर है 2023-2024। अब इस प्रीवियस ईयर में एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मिस्टर एक्स है, अब वो यूएसए जा रहा है 10 जून 2023 को, 10 जून 2023 को वो यूएसए जा रहा है। तो जैसे ही वो यूएसए जाएगा 10 जून को, मुझे बताओ वो 10 जून से पहले कहां पर था? वो 10 जून से पहले कहां पर था? वो इंडिया में था। तो 1 अप्रैल 2023 से 10 जून तक, 1 अप्रैल 2023 से 10 जून के बीच में उसने जो भी इनकम कमाई है, उसका टैक्स दोस्तों उससे 23-24 में ही ले लिया जाएगा। प्रीवियस ईयर 23-24 में ही टैक्स ले लिया जाएगा। तो जिस दिन आप इंडिया छोड़कर जाते हो उसी ईयर में आपसे टैक्स मांग लिया जाता है। यहां पर प्रीवियस ईयर सही लिख लेना, ये 23-24 है। मतलब कोई भी बंदा अगर मान लो भारत छोड़कर जा रहा है और सरकार को ऐसा लगता है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई इसका वापस भारत आने का कोई इरादा नहीं है, इसका इंडिया में वापस लौटकर आने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, तो कोई भी पर्सन अगर इंडिया छोड़कर जाएगा और उसका वापस भारत में आने का कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा सरकार को लगता है दोस्तों, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, तो गवर्नमेंट कहेगी भाई तू एक काम कर, टैक्स दे जा, पहले ही दे जा टैक्स, कि सरकार मैं आऊंगा कि नहीं तुम नहीं आओगे, तुम भाग जाओगे, तुमने वीजा बनवाया है, तुम वहां की सिटीजनशिप लेने वाले हो। तो गवर्नमेंट को सब पता रहता है। तो ऐसे लोग जो इंडिया छोड़कर जा रहे होते हैं, वहां पर जो असेसिंग ऑफिसर होता है, जो एओ होता है, एओ, वो कहता है बेटा इंडिया छोड़कर जा रहे हो, लाओ टैक्स दो, इंडिया छोड़ने के दिन तक जितनी इनकम कमाई है लाओ उसके ऊपर टैक्स दो, चलो। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड एक्सेप्शन। कोई भी पर्सन अगर इंडिया छोड़कर जा रहा है, पर्सन लिविंग इंडिया, समझ में आ रही है बात? तो पहला हो गया नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस, दूसरा हो गया जी पर्सन लिविंग इंडिया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो इंडिया छोड़कर जा रहा है। थर्ड पॉइंट होता है जी एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। एओपी बोलो, बीओआई बोलो या आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन बोलो। मैंने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना आपको। एओपी का मतलब पर्सन का एसोसिएशन, बीओआई का मतलब इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप, और एक होता है आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, जिनको बनाया गया है किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, किसी काम के लिए। सपोज करो मैं और मेरे 2-3 दोस्त मिलकर या कोई फर्म कंपनी मिलकर हम लोग एक जॉइंट वेंचर डाल रहे हैं, उस जॉइंट वेंचर में हम लोग पैसा लगाएंगे। वो जो जॉइंट वेंचर है उसके अंदर हम लोग पैसा लगाएंगे, और वो जो पैसा हम यहां पर लगा रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्पज के लिए हम लोग लगा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, ऐसे केस में क्या होगा, कोई भी एओपी, कोई भी बीओआई, कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक एओपी बना दी जाती है, एक बीओआई बना दिया जाता है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना दिया जाता है। तो वो सपोज करो हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया था और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 23-24 में ही कंप्लीट हो गया, 23-24 में। अब वो जो एओपी है, वो जो बीओआई है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिसॉल्व करेंगे। तो कोई भी एओपी या बीओआई फॉर्म की गई है, एस्टैब्लिश की गई है फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज, है ना। और असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई ये जो एओपी बीओआई है ये यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी इन द सेम ईयर, ये सेम ईयर में डिसॉल्व हो जाएगी या नेक्स्ट ईयर में इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ही कैन मेक असेसमेंट ऑफ इनकम अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो जैसे ही हम उसको डिसॉल्व करेंगे, जैसे हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो मान लीजिए 30 सितंबर 2023 को हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही ये डिसॉल्व हो जाएगी, जैसे ही ये खत्म हो जाएगी,
तो अब हम 24-25 का वेट नहीं करेंगे। सरकार कह रही है भाई तुमने जिस पर्पज के लिए एओपी बीओआई को बनाया था, मान लो मैं किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है वो 30 सितंबर 2023 को खत्म हो जाता है। तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगा 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो डिपार्टमेंट जो असेसिंग ऑफिसर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो आपसे कह सकता है भाई तुमने 30 सितंबर 2023 तक जो भी इनकम कमाई है चलो उसका टैक्स अभी का अभी दो। 30 सितंबर 2023 तक ही आपसे टैक्स मांगा जा सकता है और आपको वहां पर दोस्तों टैक्स देना पड़ेगा। तो तीसरा एक्सेप्शन समझ में आया आपको कि कोई भी एओपी है, कोई भी बीओआई है, अगर उसको किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया है तो वो जो इवेंट और पर्पज है वो अगर किसी प्रीवियस ईयर में आपका खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है, तो जैसे ही वो एंड होगा वहां तक की इनकम पर आपको उसी समय सरकार से टैक्स मांगा जाएगा। थर्ड एक्सेप्शन समझ में आया? हाँ सर बहुत जोर से समझ में आया। चलो जी फोर्थ नंबर पॉइंट पर आ जाओ। तो ये जो हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है दोस्तों, ये क्या कहता है? कोई भी पर्सन जो कि लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई भी पर्सन अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो सेक्शन है 175, सेक्शन है दोस्तों 175, सेक्शन 175 ये कहता है कि अगर टैक्स से बचने के लिए, दोस्तों अगर टैक्स से बचने के लिए कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, टैक्स से बचने के लिए अगर कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, अगर सरकार को ऐसा लगता है भाई इस बंदे के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आने वाली है और ये अपनी जो भी असेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, संपत्तियां हैं, उनको इधर से उधर ट्रांसफ़र करेगा, सेल करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, डिस्पोज करेगा, चार्ज करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा भाई, ये जो असेसिंग ऑफिसर है, ये जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है, अगर ऐसा लगता है कि भाई चार्ज करेगा, सेल करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, डिस्पोज करेगा टैक्स से बचने के लिए, तो द टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन for the period from the expiry of the previous year to the date when assessing officer commence proceeding under this section is chargeable to tax in that assessment year। तो कोई भी बंदा अगर टैक्स से बचने के लिए ऐसा करता है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, अपनी असेट को ट्रांसफर करता है, तो जिस दिन तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, जिस दिन तक असेट को ट्रांसफर किया जा रहा है, वहां तक की इनकम पर आपसे टैक्स मांगा जा सकता है। जो भी प्रोसीडिंग आपकी चल रही है, जो भी कार्रवाई आपके ऊपर चल रही है, राइट। तो ये हमारा फोर्थ एक्सेप्शन हो जाता है। और हमारा जो फिफ्थ नंबर का एक्सेप्शन है दोस्तों, वो क्या है? हमारा फिफ्थ नंबर का एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर आपका बिजनेस यहां पर डिसकंटिन्यू हो गया है, बिजनेस अगर आपका यहां पर बंद हो गया है, बिजनेस अगर आपका यहां पर डिसकंटिन्यू हो गया है अंडर सेक्शन 176, अगर किसी बंदे का जो बिजनेस होता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो जिस दिन बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जिस दिन आपका बिजनेस क्या हो जाएगा भाई, डिसकंटिन्यू हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सपोज करो हमारा प्रीवियस ईयर है 2022-23 और 22-23 के अंदर बीच में हमारा बिजनेस क्या हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है। तो जिस दिन हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा उस दिन तक की जो भी इनकम होगी उस पर हमसे टैक्स मांगा जा सकता है। तो अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो जिस दिन हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा उस दिन तक की इनकम पर सरकार हमसे उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स मांग सकती है। सरकार असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेगी।
तो ये 5 एक्सेप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे सेक्शन 172 से लेकर और सेक्शन 176 तक। फर्स्ट एक्सेप्शन है नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस। सेकंड एक्सेप्शन है भाई, सेकंड एक्सेप्शन क्या है, कोई भी पर्सन जो टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, कोई भी बंदा टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को करता है। एओपी बीओआई अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाए गए हैं तो वो जैसे ही इवेंट या पर्पज सॉल्व होता है तो दोस्तों आपसे टैक्स मांगा जा सकता है। किसी का अगर बिजनेस बीच में ही डिसकंटिन्यू हो गया है तो जैसे ही बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा उस दिन तक की इनकम पर आपसे टैक्स मांगा जाएगा। ये सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें हैं भाई, यहाँ पर एक्सेप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी बंदा भारत छोड़कर जा रहा है, मतलब ये सारे वो केसेस हैं सेक्शन 172 से लेकर 176 तक। जरूरी नहीं है कि आपको सेक्शन नंबर याद रहे, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो भाई वो आपको लिखकर आना पड़ेगा। तो ये 5 एक्सेप्शन वो हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है वो प्रीवियस ईयर में ही असेस हो जाती है। उसके लिए अगला जो असेसमेंट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, उसका वेट नहीं करना पड़ता है। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत जोर से। हाँ जी सर, बहुत जोर से आ रही है बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हो गया। इसके बाद में आप लोग एक काम करो, यहाँ पर इनकम की डेफिनेशन निकाल लो। ये देखो आपको इनकम का डेफिनेशन दिया हुआ है कि भाई इनकम क्या होती है। बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भाई इनकम में क्या क्या आता है ना। ये रहा देखो, पर्सन की डेफिनेशन है ना, उसके जस्ट नीचे है इनकम से, और इसका पेज नंबर भी है 1.28, पेज नंबर भी दे रखा है जी 1.28। चलो इनकम की डेफिनेशन को समझते हैं। देखो आप लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो इनकम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई इनकम आखिर में क्या होती है। तो सबसे पहली बात, अगर हमें इनकम की डेफिनेशन को समझना है, इनकम को जानना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, डेफिनेशन 2 तरह की होती है। एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन और दोस्तों एक होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन इंक्लूसिव होती है, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जो उसमें लिखा हुआ है वो तो आएगा ही आएगा, उसकी जैसी और भी बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी। तो अगर कभी किसी डेफिनेशन में ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि इनकम इंक्लूड्स, तो दोस्तों जैसे ही इनकम इंक्लूड्स लिखा हुआ आएगा, जैसे ही ये वर्ड आएगा ना इनकम इंक्लूड्स, तो इसका मतलब है जी ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसको हम इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलेंगे। इनकम इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब है कि भाई यहाँ पर जो मैं आपको इनकम में डेफिनेशन में लिखा हुआ दिखाऊंगा उसको तो आपको इनकम मानना ही मानना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अपन यहाँ पर इनकम मानेंगे। समझ में आ रहा है? सो इट इज़ इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव वन। आप इसको एग्जॉस्टिव वन नहीं कह सकते, इट इज़ इंक्लूसिव, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है इनकम की परिभाषा में। तो इनकम का मतलब नॉट एग्जॉस्टिव वन, इनकम मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्या क्या आता है देखो, ये भी बता दूँ आपको। तो मैं आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा दोस्तों, चाहे वो सैलरी वाला चैप्टर हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर हो, चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन वाला चैप्टर हो, चाहे वो दोस्तों कैपिटल गेन वाला चैप्टर हो, चाहे वो अदर सोर्स वाला चैप्टर हो, इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो 5 हेड होते हैं ना, ये जो हमारे 5 हेड होते हैं, ये पांचों हेड इनकम होते हैं। ठीक है, और इनमें बहुत सारी चीज़ें आती है जिसे हम लोग यहाँ पर इनकम बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पर इनकम बोलते हैं, राइट।
ये सारी चीज़ें इनकम मानी जाती है। और इनकम की जो परिभाषा है, इनकम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारे चैप्टर में मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो सब इनकम है। अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे, आप लोगों को 22 पॉइंट दिए हुए हैं 1 से लेकर। तो जैसे जैसे आप उन पांचों चैप्टर को पढ़ोगे उसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन्ड है। ये उन 5 चैप्टर में लिखी हुई बातें यहाँ पर आपको दोबारा लिख दी। तो बेटर है कि जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पर ये चीज़ आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये वाली बात है। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इसके बाद में क्या निकल कर आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई? रेगुलर रिसिप्ट विज कैजुअल रिसिप्ट। 2 तरह की रिसिप्ट होती है, एक को बोलते हैं रेगुलर रिसिप्ट और एक को बोलते हैं कैजुअल रिसिप्ट। रेगुलर रिसिप्ट और कैजुअल रिसिप्ट 2 तरह की रिसिप्ट पाई जाती है। रेगुलर रिसिप्ट वो होती है जो आपका डेली बेसिस पर आपके पास पैसा आ रहा है, वो रेगुलर रिसिप्ट है। कैजुअल रिसिप्ट का मतलब होता है जो कभी कभार आपके पास आती है, उसको कैजुअल रिसिप्ट बोलते हैं। लॉ कह रहा है कि जो रेगुलर रिसिप्ट है भाई वो भी इनकम है, जो कैजुअल रिसिप्ट है वो भी इनकम है। इनकम टैक्स को इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज करो आपका बिजनेस या प्रोफेशन है जिससे आप डेली इनकम कमाते हो, तो वो भी इनकम है। आप जॉब करते हो, डेली सैलरी मिलती है मंथली, वो भी इनकम है। लेकिन अगर आपने कभी लॉटरी खेली, अगर आपने कभी कोई गैम्बलिंग करी, लॉटरी बैटिंग करी और उससे आपको पैसे की कमाई हुई, अच्छा ऐसा आप साल में 1-2 बार करते हो और आप जीत गए मान लो, तो दोस्तों इट इज नॉट रेगुलर इनकम, दैट इज योर कैजुअल इनकम। तो जो चीज आपको कैजुअली मिलेगी, कभी कभी मिलेगी, वो भी इनकम है। इनकम का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो आप लगातार कमाओगे बस उसी को इनकम बोलोगे, ना जी ना। जो कैजुअल आएगा वो भी इनकम है। नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट। तो जो आप रेगुलर बेसिस पर कमाते हो, जो आपको इनकम मिलती है ना, वो भी होती है, कैपिटल रिसिप्ट भी होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में इतना सा ही फ़र्क है कि अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट करोगे तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी या आपकी अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी कैपिटल असेट को सेल किया है, आपने अपना मकान बेचा, आपने अपने शेयर बेचे, आपने अपनी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी बेची, तो ये जो मकान है, ये जो ज्वेलरी है, ये जो आपकी लैंड और बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें कैपिटल असेट होती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या होती है? कैपिटल असेट। और कैपिटल असेट को बेचने से जो भी इनकम आपके पास आएगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। दोस्तों हम उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होगा, जो रेवेन्यू आप रेगुलर बेसिस पे कमा रहे हो वो भी टैक्सेबल होगा। इसके बाद में दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों के एग्जाम में कई बार ऐसा होगा कि आपको जो भी इनकम यहां पर मिलेगी वो आपको नेट बेसिस पर मिलेगी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो भी इनकम होती है वो आपको नेट बेसिस पर मिलती है। नेट का मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपए की इनकम मिली, उस पे 10,000 का टीडीएस कट गया है और पेयर ने पेई को 90,000 पे किया है, 90,000 रुपया पे किया है। तो आपको यहाँ पर इनकम 90,000 लेनी है या 1 लाख लेनी? तो 1 लाख ही है। लेकिन दोस्तों उस इनकम को कमाने में भाई टीडीएस अगर कट के मिल रहा है, देखो तो टीडीएस आपको वापस ऐड करके इनकम तो 1 लाख ही लिखनी है। जो टीडीएस आपका 10,000 डिडक्ट हो गया है, तो जब आपका प्रीवियस ईयर का टोटल टैक्स निकाला जाएगा, जब आपका प्रीवियस ईयर का
टोटल टैक्स निकाला जाएगा तो ये टीडीएस तो उसमें से माइनस हो जाएगा, इसकी बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि 1,00,000 रुपए की इनकम को कमाया गया है और इस इनकम को कमाने में आपका 40,000 का एक्सपेंडिचर हो गया है, 40,000 रुपए का एक्सपेंडिचर हो गया है। तो जैसे ही 1,00,000 में से 40,000 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे, खर्चा तो घटाना पड़ेगा ना, तो आपकी जो इनकम टैक्सेबल होगी वो तो 60,000 ही होगी। मतलब इनकम में से खर्चे को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट निकल कर आता है वही हमारा यहाँ पर टैक्सेबल होता है। तो इनकम मीन्स नेट रिसिप्ट, नॉट ग्रॉस रिसिप्ट। नेट रिसिप्ट का मतलब है आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद अर्निंग सच रिसिप्ट। तो मतलब उस इनकम को कमाने में अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद एक चीज होती है ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस। एक तो होता है ड्यू बेसिस और एक होता है दोस्तों रिसिप्ट बेसिस। मतलब जो भी इनकम है वो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होती है या वो इनकम हमारी रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होती है। तो दोस्तों ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वेदर इनकम इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और वेदर इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। तो मैं बता दूं भाई, हमारा जो इनकम टैक्स का लॉ बना हुआ है, हमारा जो इनकम टैक्स का लॉ बना हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि इनकम ड्यू बेसिस पर होगी या टैक्सेबल होगी, ये तो आप सोचो। ये डिपेंड करेगा आपका बुक्स रखने का सिस्टम क्या है। अगर आपका बुक्स रखने का सिस्टम ड्यू है तो हम इनकम को ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल कर देंगे, और अगर आप इनकम को टैक्सेबल करना चाहते हो रिसिप्ट बेसिस पे तो आपको अपनी बुक्स रिसिप्ट बेसिस पे रखनी पड़ेगी। ड्यू का मतलब समझते हो ना, पैसा आया हो या ना आया हो, अगर आपने कमा लिया है तो वो आपकी इनकम है, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। रिसिप्ट बेसिस का मतलब होता है जहां पर आपको पैसा मिल गया है, तो जब आपको पैसा मिल जाएगा तो वो फिर उस बेसिस पर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इनकम ड्यू और रिसिप्ट में से जो भी काम पहले होता है उस बेसिस पर हमारी जो इनकम है वो क्या होती है, टैक्सेबल। क्लियर है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ सर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये होता है दोस्तों ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस। आप दोनों में से कोई सा भी बेसिस यहाँ पर लगा सकते हो, राइट। तो जो भी आपका बुक्स रखने का सिस्टम है, जो भी आपका बुक्स रखने का सिस्टम है, अगर वो आपका ड्यू बेसिस है तो वो भी चलेगा, अगर आपका रिसिप्ट बेसिस है तो वो भी चलेगा। दोनों में से किसी भी बेसिस पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, ये पूरे इनकम टैक्स में आपके काम आती है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम, ये दोनों चीज़ें क्या है, एप्लीकेशन क्या है और डाइवर्जन क्या है, ये बात मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे इनकम टैक्स में आपके काम आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम। देखो, एप्लीकेशन का मतलब होता है और डाइवर्जन का मतलब क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मैं पढ़कर सुनाता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मीन्स टू डिस्चार्ज एन ऑब्लिगेशन which is gratuitous or self imposed after such income reach to the assessee। भाई एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब है कि दिस इज योर लाइबिलिटी, कि आपको उसे पे करना है, दिस इज योर ऑब्लिगेशन, दिस इज योर ऑब्लिगेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई पैसा कमाया, अब मैं पैसा कमाने के बाद, मैं उस पैसे को कमाने के बाद, वो जो पैसा है मैं उस पैसे को कमाने के बाद उससे चाहे मैं मूवी देखूं,
चाहे मैं रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं भाई, मैं उसको खर्च करूंगा, ठीक है। इट मे बी मैंडेटरी कि वो मेरे लिए खर्च करना ज़रूरी है या नहीं है। तो दोस्तों उसको हम लॉ की भाषा में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इनकम को अप्लाई करना, इनकम को अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। पैसा कमाने के बाद जब आप उसको खर्च करते हो तो वो जो खर्च करना है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है दोस्तों, ठीक है। और वो जब आप एप्लीकेशन करोगे इनकम को, तो इसका मतलब पहले इनकम आपको अक्रू हो गई है, पहले वो इनकम आपको ड्यू हो गई है। तो जब इनकम आपको ड्यू हो जाती है, जब इनकम आपको एक्रू हो जाती है, तो इसका मतलब वो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाती है। दूसरी और है डाइवर्जन ऑफ इनकम। दूसरी और क्या है? डाइवर्जन ऑफ इनकम। मतलब कोई भी इनकम पहले ही अगर डाइवर्ट हो जाती है, इनकम इज डाइवर्टेड बिफोर इट रीच टू द असेसी, इट इज नोन एज डाइवर्जन ऑफ इनकम। मतलब कोई भी इनकम आपके पास आने से पहले अगर वो डाइवर्ट हो गई है, मतलब वो आपके पास से चली गई है, मतलब आप सोच रहे थे जी इनकम आएगी इनकम आएगी, पर इनकम आई नहीं, तो वो डाइवर्जन है, उसको इनकम नहीं माना जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ, मुझे लगा जी ये स्टूडेंट मेरे से पढ़ेगा, ये मेरे से पढ़ेगा, तो क्या ऐसे पढ़ने से आप मान लोगे कि वो मेरी इनकम है? जब तक इनकम मुझे ड्यू नहीं हो जाती, मैं उसको इनकम में कैसे ऐड करूं? तो एक तो होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम, दूसरा होता है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ इनकम। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? एप्लीकेशन ऑफ इनकम में और डाइवर्जन ऑफ इनकम में क्या फर्क है दोस्तों? कोई भी इनकम अगर आपको ड्यू होने से पहले ही चली जाती है तो वो डाइवर्जन है, उसको हम डाइवर्जन बोलते हैं। लेकिन एक बार अगर इनकम आपको ड्यू हो जाती है, बाद में आप उसको अपने हिसाब से खर्च करते हो, तो दोस्तों दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो ये दोनों में बहुत बड़ी फर्क है। जहां एप्लीकेशन ऑफ इनकम होगी वहां आपको पहले उसको इनकम का पार्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन जहां पर डाइवर्जन ऑफ इनकम होगा उसको आप पहले इनकम का पार्ट नहीं बनाओगे। तो ये सारी बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम में ये बेसिक डिफरेंस है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब होता है कि भाई रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलते हैं और कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलते हैं, ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि कौन सी रिसिप्ट रेवेन्यू होती है, कौन सी रिसिप्ट कैपिटल होती है। दोस्तों इनकम टैक्स के लॉ में ऐसा कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है कि भाई इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलो, इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। क्या चीज़ रेवेन्यू है, क्या चीज़ कैपिटल है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। कोई भी चीज़ को आप कैपिटल और रेवेन्यू में जब डिवाइड करते हो तो उसे डिस्टिंग्विश करने का कोई ना कोई एक बेस आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ले डाउन एनी सिंगल टेस्ट और एनी सिंगल क्राइटेरिया। मतलब ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं है कि भाई किसको कैपिटल माना जाए, किसको रेवेन्यू माना जाए, ऐसा कोई फिक्स यहाँ पर तरीका नहीं है दोस्तों। हाँ, मतलब सिचुएशन के बेसिस पर आप बोल सकते हो कि भाई ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी कोई फिक्स कैपिटल है, उससे रिलेटेड अगर हमको कोई भी रिसिप्ट होगी, तो अगर वो हमारी सर्कुलेटिंग कैपिटल के अगेंस्ट हमको कमाई हो रही है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस अगर हम किसी भी चीज़ का करते हैं तो बिजनेस में हम जो प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों, वो किस चीज़ का कमाते हैं? हमको वहाँ पर एक रेवेन्यू, एक हमारी जो कैपिटल है वो वहाँ पर सर्कुलेट होती है, तो उससे जो हम पैसा कमाते हैं वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। दूसरी और क्या होता है दोस्तों, हमारे पास मान लीजिए कोई कैपिटल असेट है, हमारे पास कोई कैपिटल असेट है और उस कैपिटल असेट को सेल कर दिया गया है और उसको सेल करने से हमें प्रॉफिट अराइज होता है। कैपिटल असेट को बेचने से हमें प्रॉफिट अराइज होता है, तो दोस्तों उसे हम लोग कैपिटल गेन बोलेंगे, उसे हम लोग कैपिटल गेन बोलेंगे अंडर सेक्शन 45। उसको हम यहाँ पर अंडर सेक्शन 45 कैपिटल गेन बोलेंगे। तो कोई भी प्रॉफिट अगर हमको अराइज होता है फ्रॉम द सेल ऑफ ट्रेडिंग असेट बीइंग ऑफ रेवेन्यू नेचर,
आर टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 28। तो अगर हमारे पास कोई भी कैपिटल असेट है, उसको बेचकर अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा, राइट। ये बात आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है। जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो दोस्तों कोई बैंकर है या कोई फाइनेंसर है, वो डील करता है किसमें, फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, या वो शेयर एंड सिक्योरिटीज में डील करता है, ठीक है। तो या शिप ब्रोकर है, वो परचेज करता है शिप इन हिज ओन नेम। तो अ शेयर ब्रोकर परचेज ऑफ शेयर ऑन हिज ओन नेम वुड कॉन्स्टिट्यूट ट्रांजेक्शन इन दी ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस, whereas बिल्डिंग और लैंड वुड कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल असेट इन द हैंड्स ऑफ ट्रेडर ऑफ शेयर। मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आप शेयर्स के ट्रेडर हो, अगर आप फाइनेंसर हो और आपका रोज का काम ऐसा है कि भाई आपको सिक्योरिटीज में डील करना पड़ता है, आपको ट्रांजैक्शंस में डील करना पड़ता है, आपको शेयर खरीदने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं, आपका रोज का काम है, तो जो भी शेयर और सिक्योरिटीज आप खरीदते हो, बेचते हो, उससे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो दोस्तों वो आपकी एक तरह से बिजनेस इनकम है, बिकॉज यू आर डीलिंग इन सच शेयर और सिक्योरिटीज। तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, है ना, क्योंकि वो आपका ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर कोई बंदा जो शेयर में डील करता है, कोई भी ऐसा बंदा जो शेयर्स में डील करता है, अगर वो बिल्डिंग खरीदेगा बेचेगा, लैंड बिल्डिंग खरीदेगा बेचेगा, तो उसके लिए जो लैंड और बिल्डिंग है दोस्तों, वो यहां पर कैपिटल असेट मानी जाएगी। और कैपिटल असेट बेचने से कभी भी बिजनेस इनकम नहीं होती है। कैपिटल असेट बेचने से दोस्तों आपको कैपिटल गेन होता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी वैसे अपने को यहां पर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम शेयर एक्वायर करते हैं एज एन इन्वेस्टर, हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं शेयर में पैसा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं। तो अगर आप अपना पैसा किस में लगा रहे हो, अगर आप अपना पैसा शेयर्स में लगा रहे हो, तो जब इन्वेस्टमेंट के रूप में आप पैसा लगाओगे तो वो जो शेयर्स होते हैं, वो शेयर आपके लिए कैपिटल असेट हो जाते हैं। जब आप पैसा लगाते हो शेयर मार्केट में, तो वो जो शेयर होते हैं उनमें अगर आप पैसा लगाते हो तो वो आपका दोस्तों इन्वेस्टमेंट माना जाता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और उसको बेचने से आपको जो भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट आपका कैपिटल गेन माना जाता है। वो जो प्रॉफिट है दोस्तों, उसे आपका कैपिटल गेन माना जाता है। लेकिन अगर शेयर्स आपका बिजनेस है, आप शेयर में ट्रेड करते हो, तो शेयर से अगर आप प्रॉफिट, क्योंकि फिर शेयर आपके लिए स्टॉक हो जाएगा। अगर मैं शेयर ट्रेडर हूं, मैं शेयर ब्रोकर हूं, और मैं अगर शेयर खरीदने और बेचने का काम करता हूं, तो दोस्तों वो शेयर मेरे लिए स्टॉक माना जाएगा। और स्टॉक बेचने से मुझे क्या होगी, बिजनेस इनकम होगी, मुझे बिजनेस इनकम होगी। इफ द शेयर्स वर एक्वायर्ड विद स्पेकुलेटिव मोटिव, अगर शेयर को खरीदा गया है और आपका जो मोटिव है वो स्पेकुलेटिव है, मतलब आप शेयर को खरीद रहे हो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, आप उसमें इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हो। इंट्रा का मतलब जैसे आज आपने 100 का खरीदा, आप आज डेली की डेली खरीदने बेचने का काम कर रहे हो, तो फिर आपका मोटिव जब स्पेकुलेटिव होता है तो उसे रेवेन्यू नेचर माना जाता है, एंड देन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ अदर बिजनेस इनकम और लॉस। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। शेयर्स में भी काम दो तरीके से होता है। जैसे एक तो मैं शेयर खरीदता हूँ, मैं क्या खरीदता हूँ, मैंने शेयर खरीद लिए, 2 महीना 4 महीना देखूंगा, 6 महीना देखूंगा और बेच दूंगा, तो मैं शेयर को एज एन इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे कैपिटल गेन होगा शेयर बेचने से। लेकिन अगर दोस्तों मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं उससे 5 लाख रुपए का गेम खेल रहा हूँ, शेयर खरीद रहा बेच रहा हूँ, मतलब मैं स्पेकुलेटिव काम कर रहा हूँ, तो चाहे भले ही मेरा बिजनेस कोई और हो, लेकिन ये मेरी अदर बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ये मेरी अदर बिजनेस इनकम मानी जाएगी। हाँ, जो लोग ट्रेडर हैं, जो लोग ब्रोकर हैं शेयर के, उनको तो कैसा भी सीन हो भाई, उनको तो जो भी इनकम होनी है वो ऑलवेज दोस्तों बिजनेस इनकम ही होनी है।
उस केस में तो आपको हमेशा ही बिजनेस इनकम होनी है माय डियर फ्रेंड, इसमें तो सोचने का कोई बात ही नहीं है। तो डिपेंड करता है भाई सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ा एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन आप कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। मैंने कहा था ना इनकम के 5 ऐड होते हैं, उसमें से एक चैप्टर है कैपिटल गेन। वहां पर एक बात लिखी हुई है, क्या ये बात वहां भी आएगी, मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताऊंगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन विच वी विल डिस्कस इन कैपिटल गेन चैप्टर ऑल्सो। even if the nature of securities in the hand of foreign portfolio investor is stock in trade, मतलब अगर मान लीजिए आप फॉरेन के इन्वेस्टर हो, मतलब आप इंडिया के इन्वेस्टर नहीं हो, आप इंडिया के बाहर बैठे हो और वहां से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अगर आप एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो, है ना, वहां से आप इंडिया में पैसा लगा रहे हो सिक्योरिटीज में, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होंगे जो इंडिया के बाहर से इंडिया में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए शेयर बेचने से जब भी इनकम होगी वो कैपिटल गेन ही होगी। उनके लिए शेयर हमेशा क्या माना जाएगा, कैपिटल असेट। इट मे बी पॉसिबल दोस्तों कि वो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उसके लिए शेयर्स मे बी स्टॉक इन ट्रेड, इट मे बी पॉसिबल कि उसके लिए वो क्या हो, स्टॉक इन ट्रेड हो। लेकिन लॉ ने एक एक्सेप्शन डाला कि वैसे तो क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपका स्टॉक होता है तो स्टॉक बेचने से हमेशा बिजनेस इनकम होती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई बंदा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो चाहे भले ही शेयर खरीदना बेचना उसका बिजनेस हो, लेकिन लॉ ये कहता है कि वो जब शेयर खरीदेगा बेचेगा तो चाहे शेयर उसके लिए स्टॉक हो या ना हो, शेयर बेचने से हमेशा उसको कैपिटल गेन ही होता है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर इंडिया का है दोस्तों, अगर कोई इन्वेस्टर इंडिया का है तो अगर शेयर उसके लिए स्टॉक है तो बिजनेस इनकम होगी, अगर शेयर स्टॉक नहीं है तो कैपिटल गेन की इनकम होगी। लेकिन फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए शेयर बेचने से ऑलवेज कैपिटल गेन वाली इनकम होती है, उनके लिए हमेशा कैपिटल गेन वाली इनकम होती है। उनके लिए दोस्तों कभी भी बिजनेस इनकम नहीं मानी जाती है, भले ही दोस्तों शेयर उनके लिए क्या हो, स्टॉक हो। ये बात आपको स्पेसिफिकली यहां पर याद रखनी है, ध्यान रखनी है। तो एक और क्वेश्चन आता है छोटा सा दिमाग में, सर एक बात ये बताओ कि जैसे मैं पूरे साल भर में एक सिंगल ट्रांजैक्शन करूं, मतलब मेरे ट्रांजैक्शन रिपीटेटिव नहीं है, मैं पूरे साल भर में, मैं पूरे ईयर में एक सिंगल ट्रांजैक्शन करूं, तो क्या सर वो जो सिंगल ट्रांजैक्शन मैं करूंगा और इट मे बी पॉसिबल कि मैं उस सिंगल ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट भी कमाऊं, तो सर मुझे इतना सा बता दो कि क्या वो सिंगल ट्रांजैक्शन भी बिजनेस माना जा सकता है? सर क्या वो सिंगल ट्रांजैक्शन भी यहां पर बिजनेस माना जा सकता है? सर इतना सा बता दो, क्या वो सिंगल ट्रांजैक्शन भी बिजनेस माना जा सकता है क्या? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस? सो द आंसर इज दैट इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, दोस्तों इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन मे कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस और एन एडवेंचर in the nature of trade even if it is outside the normal course of assessee business. Repetition of transaction is not necessary. ट्रांजैक्शंस का रिपीट होना जरूरी नहीं है, ट्रांजैक्शंस का रिपीट होना जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी करते हो ना, सिंगल ट्रांजैक्शन भी, तो वो सिंगल ट्रांजैक्शन भी आपका बिजनेस माना जा सकता है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी आपका बिजनेस माना जा सकता है। ट्रांजैक्शंस का बार बार
रिपीट होना जरूरी नहीं है। ट्रांजैक्शंस का बार बार रिपीट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आई थिंक दोस्तों ये बात आपको बहुत जोर से समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर क्लियर है, बहुत जोर से क्लियर है। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये जो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं ना, बस इसको पढ़कर जाओ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। दोस्तों लिक्विडेटेड डैमेजेस, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होती हैं? तो मैं बता दूं दोस्तों, लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर आपको मिल रही है एंड इट इज इंटीमेटली लिंक विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ कैपिटल असेट विच लीड टू डिले इन कमिंग प्रॉफिट मेकिंग अप्रेंटिस इज कैपिटल रिसिप्ट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए कोई कैपिटल असेट थी, कोई मशीन थी, हमने सामने वाले को कहा भाई मुझे अपने बिजनेस के लिए मशीन चाहिए, और उसने मशीन को देने में लेट कर दिया। दोस्तों मशीन का ऑर्डर मैंने बहुत पहले दिया था, लेकिन वो मशीन मेरे पास अभी तक नहीं आई है। तो दोस्तों जब तक मशीन मेरे पास नहीं आएगी, तो इसके लिए जो भी लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेगी, जो भी सामने वाला बोलेगा कि सर कॉम्पनसेशन ले लो, मैं आपको टाइम से मशीन नहीं दे पाया, तो दोस्तों एज ए कॉम्पनसेशन जो भी पैसा मुझे यहां पर मिलेगा, दैट इज इन रिलेशन टू कैपिटल असेट, दैट इज इन रिलेशन टू कैपिटल असेट, तो उसे दोस्तों कैपिटल गेन की इनकम माना जाएगा। बिकॉज कोई भी कॉम्पनसेशन अगर आपको मिलता है, कोई भी लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर आपको मिलते हैं ड्यू टू इन रिलेशन टू कैपिटल असेट, तो वो जो कॉम्पनसेशन, वो जो डैमेजेस के लिए आपको पैसा मिलेगा, दैट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है कॉम्पनसेशन और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, ये मैं आपको बिजनेस प्रोफेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वहां पर ये सेक्शन 28 में हम इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक कॉम्पनसेशन होता है जो आपको सैलरी में मिलता है, तो ये कॉम्पनसेशन वाले पॉइंट सैलरी और बिजनेस वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब हिंदी में होता है भाई साहब उपहार। उपहार मतलब गिफ्ट। गिफ्ट दिए भी जाते हैं और गिफ्ट लिए भी जाते हैं। आपको पता है दोस्तों, हमारे देश में एक डेट आती है 14 फरवरी, 14 फेब, जिसको मैं नेशनल फेस्टिवल बोलता हूं, राष्ट्रीय त्योहार होता है वो। उस दिन बहुत सारे लोग गिफ्ट देते भी हैं और बहुत सारे लोग गिफ्ट लेते भी हैं। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, जी किसी ने मेरे को गिफ्ट दिया, तो सर क्या वो गिफ्ट टैक्सेबल होना चाहिए? तो द आंसर इज दैट। अब क्वेश्चन ये है कि सर गिफ्ट में क्या मिला? तो गिफ्ट में दोस्तों आपको पैसा भी मिल सकता है, मतलब मनी भी मिल सकती है, और दोस्तों गिफ्ट में आपको काइंड में भी कुछ मिल सकता है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि भाई जो भी चीज एज अ गिफ्ट हमको मिली है, हम उसको कौन से हेड की इनकम मानेंगे। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, गिफ्ट अगर आपको एम्प्लॉयर से मिल रहा है, एम्प्लॉयर मतलब जहां पर आप नौकरी कर रहे हो, जहां पर आप जॉब कर रहे हो, तो जब गिफ्ट आपको मालिक से मिलता है, जब गिफ्ट आपको एम्प्लॉयर से मिलता है, तो एम्प्लॉयर से जब जब आपको गिफ्ट मिलेगा, एम्प्लॉयर से जब जब आपको गिफ्ट मिलेगा, तो वो जो गिफ्ट आपको एम्प्लॉयर से मिलता है, दैट इज कॉल्ड सैलरी इनकम। दोस्तों हम उसको सैलरी की इनकम बोलते हैं। वो अमाउंट एज ए सैलरी इनकम हमारे लिए टैक्सेबल हो जाता है। ये बात आपको हमेशा यहां पर याद रखनी है। लेकिन कोई भी पैसा अगर आपको अदर पर्सन से मिलता है, नॉट एम्प्लॉयर, इट मे बी गिवन बाई एनी अदर पर्सन, अगर वो आपको किसी भी एनी अदर पर्सन से मिलता है,
तो फिर वो जो गिफ्ट का पैसा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फिर हम उस गिफ्ट के पैसे को कहां टैक्सेबल कर देंगे भाई, हम उसको अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देंगे। तो आई थिंक दोस्तों ये जो बात है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर बहुत जोर से आई है समझ में, पक्का? तो ये सारी बात है। अब एक क्वेश्चन आता है सर ये जो इनकम टैक्स लगता है वो इंडिया में जब हम इनकम कमाते हैं तब लगता है, तो सर इंडिया का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया? तो मैं बता दूं दोस्तों इंडिया का मतलब क्या है। इंडिया मतलब ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो इंडिया का मतलब क्या है, कहां तक है इंडिया? अरे सर इंडिया बहुत दूर तक है, कहां तक है? टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का मतलब है इंडिया की टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है उसकी सीमा। सीमा मतलब लिमिट, सीमा। इंडिया की जो टेरिटरी है ना दूर दूर तक है, इंडिया बहुत दूर तक है। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान है उसके आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है कि भाई भारत की टेरिटरी कहां तक है, बहुत दूर तक है। तो वो जितनी भी बाउंड्री है वो सब इंडिया है। मैं आपको यूं समझाता हूं, देखो इसको ऐसे समझो, ये जीएसटी में भी काम आएगा। जैसे ये मेरा देश है इंडिया, देखो ऊपर का जो भाग है ना इंडिया के मैप का वो मेरे से आज तक नहीं बना। मैंने जब जब बनाने की कोशिश करी है दोस्तों, कभी तो बर्ड बन जाता है, कभी क्या बन जाता है। तो ये जो शेप मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये मान लीजिए ये इंडिया है। तो ये जो होती है ना इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन, ये भारत की बेस लाइन है। ये वो बेस नहीं है, बिब्बी को बेस पसंद है, वो नहीं है, ये बेस लाइन है। तो दोस्तों ये जो बेस लाइन होती है ना इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। ओहो, ब्लू है पानी 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 पानी, सानी सानी सानी, ये पानी है, ये ब्लू पानी है, बहुत सारा पानी है। तो ये जो पानी होता है ना ये भारत के चारों तरफ है, पानी पानी। तो लॉ कहता है भाई ये पूरा पार्ट तो देखो इंडिया है ही, इसमें तो सोचने का बात ही नहीं है, इसको तो आप इंडिया बोलोगे ही बोलोगे। लेकिन ये जो इंडिया की बेस लाइन है ये वाली, यहां से 12 नॉट्रिकल माइल्स तक का जो एरिया है, 12 नॉट्रिकल माइल्स, ये जो हमारे 12 नॉट्रिकल माइल्स का जो एरिया है, ये जो हमारा 12 नॉट्रिकल माइल्स का जो एरिया है ये पानी के अंदर है ना, ये पानी के अंदर, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। ओहो, इसको क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं इसको, टेरिटोरियल वाटर। हिंदी में बोलते हैं सामुद्रिक जल सीमा। तो इस पानी के अंदर भी अगर आप रह रहे हो तो आप इंडिया में रह रहे हो। इट इज ऑल्सो इंडिया, पानी में भी इंडिया है। जैसे आपने देखा होगा आपका मकान है, घर है, तो आपके घर की बाउंड्री लाइन तो वहीं तक है, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि जो आपके मकान का बाउंड्री लाइन है उसके आगे का जो हिस्सा है वो भी आपका ही है, वो उसे भी आपका ही, इंडिया का ही पार्ट मानते हैं। तो ये जो 12 नॉट्रिकल माइल पानी में है भाई, दैट इज ऑल्सो इंडिया, इसे भी इंडिया माना गया है। तो इंडिया में इंडिया की टेरिटरी भी आएगी, इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है वो भी इंडिया है। इस पानी के अंदर ये नीचे का जो एरिया है इसमें मिट्टी पड़ी है, समुद्र में कई चीज़ें डूबी हुई मिली है। मैंने तो समुद्र में यात्रा करी है। अच्छा सर आप समुद्र में कैसे गए अंदर पानी में? अरे एक मरीन सफारी बोलते हैं उसको। मैं जब मॉरिशस गया था ना तब मैं उसमें बैठा था, वो हमको पानी में नीचे ले गया। मैंने कहा भाई जिंदा बचा लियो, बॉन्ड भरवाया था। तो उस मरीन में हम 8 लोग गए थे नीचे। ओ भाई साहब उसने 1 घंटे तक घुमाया हमको, समुद्र के अंदर का जीवन मतलब लाइफ दिखाई। इतने शानदार शानदार, मतलब क्या बताऊँ, नीचे बहुत बढ़िया अलग ही तरह का सीन नज़र आ रहा था वहाँ पर। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वहाँ जैसे आपको पुराने शिप डूबे हुए मिलेंगे, गंदी मिट्टी पड़ी मिलेंगी आपको, जो समुद्री जीव जंतु हैं वो मिलेंगे अंदर। तो ये जो नीचे सब सॉइल है इसको सब सॉइल बोलते हैं, सी बेड, इसको सी बेड बोलते हैं, सब सॉइल बोलते हैं। तो ये पानी के नीचे का जितना भी एरिया है, सी बेड मतलब जिसपे सी का मतलब बेड, सब सॉइल, ये जो मिट्टी है नीचे दोस्तों ये भी इंडिया है।
इसको भी इंडिया बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव जोन, ये सारे मैं आपको जीएसटी लॉ में भी पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा इंडिया माना गया है। अच्छा, इंडिया जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिपेंड करेगा आप इंडिया में कितने दिन रहे हो। मैं आपको अभी एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ बेसिक के जस्ट बाद, उसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। वहाँ पर हम यही बात डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम दोस्तों यही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई इंडिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिया, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताऊंगा। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें कैलकुलेटर का यूज़ होता है, वो सारे भी मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो भाई, सारी डिटेल दे रखी है कसम से। और हमारा ये कोर्स इतना अफोर्डेबल है, बिल्कुल एज पर द न्यू स्कीम 2024 के लिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। हमारा एंड्रॉयड ऐप है अमित खांडल क्लासेस, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेस मोबाइल लैपटॉप दोनों पे चलती है, जैसा मन करे जब करे, लैपटॉप से देखना है लैपटॉप से देखो, मोबाइल से देखना है मोबाइल से देखो, है ना। तो ये सारी बातें हैं भाई। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई क्लास के साथ। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।